کا स्ट्रेट्स में से उनकी सारी ट्रेडिंग गुजरती है। एक्चुअली अगर आप चाइना की सरहद खड़े होकर समुद्र की तरफ देखें तो चारों तरफ आपको अमेरिकन बेसेस और शिप्स नजर आते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स नजर आते हैं। तो चाइना ब्लॉकेडेड है वहां पे। चाइना, अमेरिका जिस वक्त चाहे चाइना रोक सकता है। तो चाइना की कोई 3,000 ट्रिलियन डॉलर की सालाना ट्रेड है, और अगर उसमें से थोड़ा हिस्सा भी समुद्र से रोक दिया जाए तो चाइना का बेड़ा गर्क हो जाता है। सीपैक उसके लिए शहरक का दर्जा, जिस तरह हमारे लिए कश्मीर शहरक है, हमारे पानी वहां से आता है, अब वो सीपैक उसके लिए एक शहरक का रास्ता रखता है कि वो चाहता है कि जमीन के रास्ते, चाहे वो रशिया के थ्रू, सेंट्रल एशिया के थ्रू रशिया की तरफ जाए, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू जाए। और अमेरिकन डेस्परेट हैं, इंडियंस डेस्परेट हैं सीपैक को रोकने के लिए, सीधी सी बात है। और चाइना का प्लान ये है कि कोई $1 ट्रिलियन से जायद की ट्रांसपोर्ट, उनका जो सामान, उनकी जो एक्सपोर्ट, जो गुड्स हैं, वो पाकिस्तान के रास्ते जाएंगी। लिहाजा वो 40 से 50 अरब डॉलर अगर हमें दे रहे हैं तो वो पीनट्स भी नहीं है कि इनकी सालाना ट्रेड $1 ट्रिलियन से ज्यादा होगी कि जो पाकिस्तान से गुजरेगी। तो आप इससे अंदाजा करें स्केल का। अमेरिकन ने हर हाल में रोकना है इसको। अब यहां पर अमेरिकन और इंडियन इंटरेस्ट कन्वर्ज कर जाते हैं, चाइना को रोकने में भी और पाकिस्तान की डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए भी। इसीलिए आपने देखा कि ट्रंप सबसे बड़ा एलाई जो है वो इंडिया का बना हुआ है, और ट्रंप के आने के बाद इंडियंस आर बावले हुए हैं। मोदी को बिल्कुल आपे से बाहर है, वो भी पागल है, ये भी पागल है। ये बुचर ऑफ गुजरात है तो वो बिल्कुल ही बावला है। उसको तो डॉक्टर्स ने भी रिसेंटली कहा, एक साइकोलॉजिस्ट ने कि ये कोई पागल सा आदमी, शिज़ोफ्रेनिक है, ये पता नहीं। और ट्रंप ने जिस तरह अमेरिका में टर्मोइल क्रिएट किया है उस तरह पूरी दुनिया में भी टर्मोइल क्रिएट करेगा। लेकिन हमारे लिए ये सबसे बड़ा क्राइसिस इसलिए बन जाता है कि एक तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू पावर्स है, इंडिया और अमेरिका दोनों इकट्ठे हो गए, और फिर अब इंडिया ने हमारे दोस्तों को रीजन में आइसोलेट करना शुरू कर दिया है हमसे। आप देखेंगे सऊदी अरब के साथ वो इतना करीब हो चुके हैं कि लिटरली पाकिस्तान को डिसलोकेट कर दिया है इन्होंने। 40,000 पाकिस्तानी सिर्फ पिछले 4 महीने में सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए। पाकिस्तानी हुकूमत ने जिक्र तक नहीं किया, सऊदी अरब से पूछ तक नहीं कि 40,000 वर्कर आपने क्यों डिपोर्ट किए हैं। नतीजा ये है कि हमारी रेमिटेंसेस बिल्कुल तेजी से नीचे आ रही हैं। दूसरा आपने यूएई को देखा, यूएई इंडिया के साथ हमारी दूसरी जो वर्क फोर्स है वो यूएई में काम करती है, और यूएई अब बिल्कुल इंडिया की गोद में बैठ गया जाके। और अगर हमारी रेमिटेंसेस खत्म हो जाएं जो सऊदी अरब से आ रही हैं और यूएई से आ रही हैं, तो आप सोचिए, और ट्रंप तो वैसे ही पाकिस्तानियों को निकालने जा रहा है कुछ अरसे में, तो फिर आपकी एक इकोनॉमी का क्या हाल होगा। नहीं तो आप जो हमारे लिए भी फिर सर्वाइवल इसमें है कि हम लोकल जनरेशन ऑफ वेल्थ करें, सीपैक के जरिए हो सकती है, जो कंपनसेट करें, ऑफसेट करें उसको कि जो पैसे हमारे बंद। तो ये उनको भी पता है कि वो हमें बाहर से रोक रहे हैं हमारी रेमिटेंसेस को, हमारे सारे पैसे जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, और जो लोकल वेल्थ जनरेशन की ऑल्टरनेट हमारी कैपेसिटी है उसको रोकने के लिए सीपैक को रोकना जरूरी है। सो एज यू सेड, दिस इज इकोनॉमिक वॉर पूरी। और हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी पार्लियामेंट जो कि फौजी अदालतों पर ही राजी नहीं हो रहे हैं, वो इस ग्लोबल गेम को क्या देखेंगे। नतीजा ये है कि वी आर लूजिंग दिस वॉर। हम साफ बता रहे हैं जावेद, हम इस जंग में शिकस्त खा रहे हैं। हम पर कर्जों का बोझ भी आ रहा है, हमारी रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, हम दुनिया में आइसोलेट किए चले जा रहे हैं। हमारी टोटल रिलायंस इस वक्त इस बात पे है कि चाइना सीपैक बना देगा तो हमें कुछ मिल जाएगा। बट व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग इज कि सीपैक को रोकने के लिए आलमी ताकतें इतनी एग्रेसिवली इन्वॉल्व हो गई हैं कि अब हमें हजारों नहीं शायद लाखों की कुर्बानी देनी पड़े उन हिमाकतों को कंपनसेट करने के लिए जो पिछले कई साल से हम करते आ रहे हैं। लेकिन चीन भी तो इन सारे मामलात को ज़ाहिद आमिद साहब देख रहा होगा यकीनी तौर पर बहुत करीब से, और वो इस मामले में बहुत टची भी है। फिर रशिया के अंदर अब जो एक नई एफर्ट शुरू हुई अफगानिस्तान के हवाले से, जिसमें रूस है, जिसमें चाइना है, जिसमें पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान भी होगा, इसमें भारत को भी बुलाया गया है, तो उस एफर्ट को फिर आप कैसे देखते हैं? मैं कर रहा हूं आपको, क्योंकि चाइना इस वक्त पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों से ज्यादा कंसर्न है। उसका अपना स्टेक भी है ना, तो ये तो हम आपस में लड़े जा रहे हैं कि हम मारे जाएंगे इस चक्कर में, क्योंकि चाइना के लिए भी जैसे हमने कहा कि उसकी शहरक अब यहां से गुजरेगी। सो चाइना एक्चुअली आपको ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है रीजन में, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में आपके खिलाफ रेजोल्यूशन मूव हो रही है उनको ब्लॉक कर रहा है, रशिया को करीब ला रहा है, आपके ईरान को थ्रेट कर रहा है कि यार आप भी शामिल हो जाएं इसमें आके। अफगानिस्तान पे जो प्रेशर अगर कोई है तो चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से आ रहा है। रशिया रिप्लेस कर रहा है अमेरिकन को अफगानिस्तान में। रशिया दोबारा इंगेज हो चुका है, अफगान तालिबान से भी इंगेज है, काबुल हुकूमत से भी इंगेज है। सो ये हमें सूट कर रही हैं बातें। जो हमारी इस वक्त डिप्लोमेसी चल भी रही है तो ज्यादा मिलिट्री लेवल पर है। आर्मी आपने देखा है कि रूस के साथ ज्यादा इंगेज कर रही है, और ये मेरे पिताजी और मेरे दादा ज्यादा इंगेज कर रही है। अभी टर्की की फौजी मशकें भी हुई, पूरी दुनिया से फौजी मशकें नेवी की भी हो रही हैं, चाइना के साथ फौजी ताल्लुकात। हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमारी ज्यादा डिप्लोमेसी में इंगेज्ड हैं इस वक्त, मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसको आप कहेंगे। लेकिन जहां तक पॉलिटिशियंस का ताल्लुक है, जहां तक हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है कि दे डोंट नो जैक जिसे कहते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम अस्तगफिरुल्लाह कि ये इस वक्त हो क्या रहा है रीजन में। आप किसी पॉलिटिशियन को
किसी पार्लियामेंटेरियंस को उठा के मैं चैलेंज करता हूं, पूछ लें कि 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, एसिमेट्रिक, डिसेंट्रलाइज, अर्बन वॉर, इंसर्जेंसीज, इनके बारे में जरा हमें कुछ बता दें। अस्तगफिरुल्लाह, यू विल बी शॉक्ड। इनको अलिफ बे नहीं पता, ये पॉलिसीज क्या खाक बनाएंगे। इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि सीपैक यहां से गुजर रही है, इसमें कितनी ट्रेड होगी जो चाइना करेगा यहां से, और पाकिस्तान में कितने इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, और कितनी वर्कफोर्स चाइना की पाकिस्तान में आके आबाद होगी, और कितने चाइनीज टाउन आबाद होंगे पाकिस्तान में। किसी को अलिफ बे नहीं पता, एहसन इकबाल साहब को भी नहीं पता। ये पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का जो मामला है, पाकिस्तानी हुकूमत तो कहती है कि हमने इसको अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया है, मलिह लोधी ने एक डोजियर दिया है, लेकिन रोशन यादव वाला मामला हमें लग रहा है ज़ाहिद हामिद साहब के उस तरह से हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सके जो हमारे हाथ सबूत आया था, जैसे करना चाहिए था, जैसे उसका हक था। देखिए, अगरतला साजिश की गई थी 67 में, पूरा मुजीबुर रहमान शेख मुझे अपने खुददारों के साथ पकड़ा गया, मुकदमा चलने लगा उसके ऊपर। उसके बाद उस मुकदमे को सियासी जमातों ने फौज के खिलाफ एक तहरीक चला के खत्म करवा दिया। सजा क्या मिली? इस पाकिस्तान टूटा। अगर 67 में आप मुजीबुर रहमान को फांसी चढ़ा देते तो क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेता? क्या इंडिया के जो सारे एसेट्स थे आप तबाह कर देते ना। इसी तरह आपने जरदारी के दौर में मेमो पकड़ा, हुसैन हक्कानी वाला केस पकड़ा, और वो ऐसा ओपन केस था कि उसके ऊपर हक्कानी और जरदारी लटक जाते थे बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, आर्मी और आईएसआई ने लिख के दिया कि ये गद्दारी पकड़ी गई है इनकी। इफ्तिखार चौधरी ने मामले को ऐसा दबाया कि आज पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं करता। फिर आपने पनामा का केस पकड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट अब क्या फैसला करेगी अल्लाह बेहतर जानती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है, दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, ये अल्फाज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर आपको और क्या चाहिए कि आप ये फैसला करें कि ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, अब प्राइम मिनिस्टर रह सकता है या नहीं रह सकता? इसमें अब तो कोई ओपन एंड शट केस हो चुका है, फिर क्यों डिले कर रहे हैं? इसी तरह आपके डॉक्टर उजैर का केस है, बल्दिया फैक्ट्री का केस है, अयान का केस है। इसमें कौन सा केस है जो नेशनल सिक्योरिटी का पाकिस्तान में जो डिसाइड किया गया है? कलभूषण का भी यही मामला है। और होता यही है कि जब आप इस लेवल के, मुंबई में एक वाकया हुआ था और आज तक 2008 के बाद से इंडिया आपको रुस्वा कर रहा है पूरी दुनिया में, उन्होंने भूला नहीं है इस बात को। आपने वो समझौता एक्सप्रेस वाला वाक़या कभी नहीं उठाया, कर्नल पुरोहित को रहा कर दिया उन्होंने। जिस शख्स ने आरडीएक्स दिया था, जिसने 100 पाकिस्तानियों को जिंदा जला दिया, उसका कोई जिक्र पाकिस्तानी गवर्नमेंट में एस्टैब्लिशमेंट में कहीं नहीं सुनते आप। कलभूषण यादव आपके पास हीरा है, एक डायमंड ट्रम्प कार्ड है, आप पूरी दुनिया में दिखा के इंडिया को रुस्वा कर सकते हैं। आप उसको लाएं, प्रेस कोर के सामने रखें, पूरी दुनिया की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को इस्लामाबाद में बिठा के सामने दिखा दें वो कन्फेशनल वीडियो जो उसकी है, और सबसे बयान ये करना पड़ क्यों नहीं किया अभी तक? आपको फॉरेन ऑफिस क्यों नहीं कर रहा है? आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? अगेन मैंने कहा ना, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मुझसे बोल रहा कि हमने तुम्हारा ये बंदर पकड़ लिया, वी गॉट योर मंकी, जो खुद उन्होंने मैसेज दिया था। ये बिट्रेल अंदर से हो रहा है, हमें से कोई शिकायत नहीं है। कल जब खिलाफत टूटी ना तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि औरों की यारी भी देख, अपनों की सादगी भी देख। मसला ये कि हमारे यहाँ औरों की यारी भी है और अपनों की गद्दारी भी है। कश्मीर का मामला इस वक्त कहां पे खड़ा है नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, जो उसने जुल्म और बर्बरियत वहां पे की? देखिए, कश्मीरी हर कुछ अरसे के बाद नौजवान तो 1988 से कश्मीरी इंतफादा चल रहा है। अफगान जिहाद खत्म हुआ था, उसी वक्त फलस्तीनी इंतफादा शुरू हुआ था, उस वक्त कश्मीरी इंतफादा, और वो चलता रहेगा। ये जनरेशन आती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान से कोई सपोर्ट मिल रही है उनको? नहीं, ना हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट। कश्मीर कमेटी का सरबराही फजलुर रहमान है, तो आप क्या तवक्को करते हैं? अभी इन्होंने जो भेजे पूरी दुनिया में सर्कस, एक मजाक बनाया इन्होंने कि कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए। क्या करके आए वो? इनको तो गिलानी और यासीन मलिक का फर्क नहीं मालूम था जो लोग गए बात करने के लिए। अलमिया यही है कि होना तो यही चाहिए था कि हम खालिस्तान मूवमेंट को ट्रिगर करते, हम नक्सलाइट और माओइस्ट को सपोर्ट करते, हम 7 सिस्टर स्टेट्स को करते, हम कश्मीरियों को करते। इंडिया पर प्रेशर आता, इंडिया पर क्या दबाव डाला हुआ है अभी हमने? ना कोई इकोनॉमिक दबाव है, ना कोई पॉलिटिकल दबाव है, ना कोई मिलिट्री दबाव है, और ना कोई मीडिया का दबाव है। उनकी फिल्में भी खोल दी हमने, उनका तो सारा मीडिया भी हमने कहा वो हमारे लोग शहीद कर रहे हैं और हम उनकी फिल्में अपने सिनेमा हॉलों में दिखा रहे हैं। देखिए, इकबाल ने यह बात कही थी कि सख्त होती हैं फितरत की तासीरें, वही इज्तिमाई इनफरादी गलतियों से तो अल्लाह ताला इग्नोर भी कर देता है, लेकिन जब कौमों की इज्तिमाई गलतियां होती हैं फिर कफारा भी इज्तिमाई देना पड़ता है। ये जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में अब शहुदा आएंगे हमारे, हर रोज आएंगे। यू एनिमी इज ऑन द ऑफेंसिव, इनिशिएटिव उसके पास है, एडवांटेज उसके पास है, आप नहीं रोक सकते। वो 100 हमले करेगा, आप 20-30 रोक लेंगे, 70 गुजर जाएंगे, क्योंकि आप बैठ के मार खा रहे हैं। आप बैठ जाएं एक जगह पे, दुश्मन आपको मुक्के मारे, अब 1-2 रोक लेंगे, 10 लगेंगे आपको, बिकॉज यू आर नॉट हिटिंग बैक। Where would you hit? You have to hit in Khalistan. You have to hit in Kashmir. You have to hit in Maoist area, Naxalites. You have to hit in Afghanistan. अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज किए गए, बफर जोन बनाए बगैर वहां पर, क्योंकि वो अंदर आके मार रहे हैं आपको अंदर आके मारना है, सिंपल एज दैट। और जिसको ये समझ में नहीं आती उसको क़यादत और इख्तियार और इक़्तिदार का कोई हक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए हैं, बहुत एक जारहाना सदर बने हैं,
اس سارے سینیریو کو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کیا میسج لائیں گے؟ کشمیر کے حوالے سے وہ کہہ چکے تھے کہ میں چاہوں گا کہ اس مسئلے کو حل کروں. بینجامن نیتن یاہو اس وقت امریکہ میں ہیں. جو 2 اسٹیٹ فلسطین کا سلوشن تھا اس سے انکار کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور یہ ایک عرصے بعد یہ ہوا ہے کہ امریکن پالیسی جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے واضح انکار کر دیا. دیکھیے یہ جو پچھلے 10-12 سال کے اندر مسلمان دنیا کو تباہ کیا ہے وہ ٹرمپ نے نہیں کیا, اوباما نے کیا ہے نا. ٹھیک, 50 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے, 50-60 لاکھ ہجرت میں مجبور ہوئے, یہ کس نے کیا ہے؟ اوباما نے کیا ہے, ٹرمپ نے نہیں کیا. ٹرمپ صرف یہ کرے گا کہ اس پالیسی کو ایکسلریٹ کرے گا. ٹھیک, وہ کام جو اوباما نے 10 سال میں کیے تھے یہ کام 1-2 سال میں کرے گا. میٹھا کر کے ڈپلومیٹک انداز یہ کروڈلی کر رہا ہے, یہ کروڈلی کرے گا. ٹھیک, مگر اس پروسیس میں یہ خود امریکہ کو اندر سے ڈیمولش کرے گا, اور کر رہا ہے. جو امریکہ کے اندر اس نے سول وار کے بیج ڈال دیے ہیں, جو اسٹیٹس اور ریاستیں یونائٹڈ اسٹیٹس جو ڈس یونائٹڈ اسٹیٹس بن جائیں گی, یہ مسلمانوں کو لانگ ٹرم میں سوٹ کرے گا. کیونکہ ایک بہت بڑا ہاتھی جو چڑھا ہوا تھا مسلم دنیا کی تباہی مچا رہا تھا, اب اس ہاتھی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے. اینڈ ان دا لانگ ٹرم دس ول سوٹ اس. امریکہ ڈس انٹیگریٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, جو یہ ڈیموکریسی ایک فیشزم میں کنورٹ ہو گئی ہے. یہ انٹالرنٹ فیشسٹ ریاست بن گئی ہے امریکہ. اور جتنے مسلح وہ لوگ ہیں, ہمارے ٹرائبل ایریا میں اتنے مسلح نہیں ہے جتنے امریکن قوم مسلح ہے. وہ لوگ تو رائٹ ٹو بیئر آرمز ان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی ہتھیار لے سکتا, اور 24 کروڑ امریکن ہے تو وہاں 80 کروڑ ویپنز ہیں, 80 کروڑ رائفلیں ہیں وہاں پہ. تو وہ تو سخت مقابلہ کریں گے. یعنی وہ تو ان کو ایک گن لابی اور اینٹی گن لابی اور بلیکس اینڈ لیٹینوز اینڈ مسلمز اینڈ وائٹ سپریمسٹ, یہ جو کانفلکٹ بلڈ ہونے جا رہا ہے امریکہ میں, وہ یہ اللہ کی طرف سے کہ ہر ریاست جو آپے سے باہر ہو جاتی ہے, جس کو امپیریل اوور اسٹریچ کہتے ہیں, جب ایک ریاست پھیلتی جاتی ہے, جب ایک سورج نہیں ڈوبتا اس کے اوپر, تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد وہ سکڑنا اور سمٹنا شروع کرتی ہے, جیسے برٹش امپائر کے ساتھ ہوا, آخر میں صرف جزیرہ رہ گیا. امریکنز دنیا میں تباہی ضرور مچائیں گے, شارٹ ٹرم میں ہمیں بہت نقصان دیں گے, یہ بہت زیادہ نقصان دیں گے. جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کر فوکس اس وقت ان کا اینٹی چائنا اور اینٹی پاکستان ہے, اور یہ دونوں ایکسس پہ ہمیں بہت چوٹ آئے گی, کیونکہ ہمارے پاس رسپانس نہیں ہے, ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ہماری فوجی قیادت ری ایکٹیو ہے, وہ انتظار کر رہی ہے کہ سیٹل ہو رہی ہے, ایک تو نئی ہے ساری, اور دوسرا وہ انتظار کر رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے, میڈیا سپورٹ نہیں ہے, جوڈیشل سپورٹ نہیں ہے. اور اس صورتحال میں دنیا کی بہترین فوج بھی ہو تو وہ رسپونڈ نہیں کر سکتی ان تھریٹس کو کہ جو پورے خطے سے آپ کی طرف آ رہے ہیں, جس طرح لوگ راشے اٹھا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سید زاہد حامد صاحب آپ کا. پروگرام کیپٹل فرنٹ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.